हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स पेपर। बहुत सारे एस्पिरेंट से हमारी रोज़ बात होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे बात होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेरीज की बात करें तो ये चीज़ एक जनरल ट्रेंड मैंने देखा है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो कि फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने एक बार ही प्रीलिम्स को अटेम्प्ट किया है या फिर पहली बार प्रीलिम्स को भी अटेम्प्ट करने जाएंगे, वो अभी तैयारी कर रहे हैं। देर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी, देर इज़ अ कन्फ्यूजन कि क्या प्रीलिम्स के पेपर्स को, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अटेम्प्ट करने का कोई तरीका होता है क्या, राइट? तो बिल्कुल तरीका होता है और ये तरीका मैं कई बार एस्पिरेंट्स को बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर एक जनरल वीडियो जो है हम लोगों को बनानी चाहिए, राइट? अब ये जो तरीका है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या ये तरीका मैंने डेवलप किया है, मैंने इसको डिस्कवर किया है? ऐसा नहीं है। दिस स्टाइल ऑफ अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स पेपर, ये चीज़ मैंने अपने साथ तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स जो थे उनसे सीखी है। और ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम्स को, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर हिमाचल के एचएएस का एग्जाम हो, और दूसरे स्फीयर्स के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे कैट के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम्स हो, जहां जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, एक लिमिटेड टाइम आपको दिया जाता है, एक सिलेबस आपको पता होता है पहले से कि इस सिलेबस के अंदर से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं और इतनी नेगेटिव मार्किंग होने वाली, ये सारी चीजें अगर आपको पता हो तो उस एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, ये इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वो स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद ये मेरे सामने है पेपर 2018 का नायब तहसीलदार, 2018 के नायब तहसीलदार का जो पेपर हुआ है हमारे एचपीए में, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। और इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर वही स्ट्रेटजी लगा के मैं आपके साथ एक ये डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन पेपर को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। जब भी हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हम दो तरीके की स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ओनली अ माइनर डिफरेंसेस देयर। स्ट्रेटजीज को मैं बोलता हूं मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हम एक ही पेपर का करते हैं, 3 रीडिंग में या फिर 2 रीडिंग में, डबल रीडिंग में। 3 रीडिंग और 2 रीडिंग में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बहुत समझ आ जाएगा। लेकिन हम डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें 3 रीडिंग यूज करना है या 2 रीडिंग यूज करना है, ये हम डिसाइड करते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला, जहां पर हमारे 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। पहला फैक्टर इसमें क्या है? टोटल टाइम जो आपके पास अवेलेबल है पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? जैसे कि अगर मैं एचपीएस एग्जाम की बात करूं तो एचपीएस एग्जाम में आपके पास 120 मिनट्स होते हैं, 2 घंटे होते हैं। और 2 घंटे के अंदर आपको, अगर पेपर 1 का देखें तो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स, राइट? और 120 मिनट्स यानी कि आप देखिए 1.2 मिनट के अराउंड आपको टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? इसी तरीके से अगर नायब तहसीलदार का एग्जाम देखेंगे तो वहां पर आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि अब पर क्वेश्चन समय हमारा और कम हो गया है, ठीक है? तो ये डिसाइड करता है कि आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे तो कितनी करेंगे। अगर नायब तहसीलदार का पेपर है जहां पर हर क्वेश्चन के ऊपर आपको सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है, तो इसका मतलब आप वहां पर 2 रीडिंग करोगे, क्योंकि वहां आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, टाइम आपके लिए बहुत कम है पर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा होता है या टाइम आपके पास कम होता है, तब आप सिर्फ 2 रीडिंग में पेपर सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे एचपीएस का एग्जाम है वहां पर आपके 100 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन वो 100 के 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आप जो है लीव भी करते हो, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो। तो ले देकर आपका पर क्वेश्चन जो टाइम है वो अराउंड 1.5 मिनट तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो वहां पर आप 3 रीडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो पहली चीज हम देखते हैं कि टाइम पर क्वेश्चन कितना मिल रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं नेगेटिव मार्किंग का क्या रेशियो है। एचपीएस के एग्जाम में जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3 ऑफ द क्वेश्चन का टोटल मार्क्स, यानी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपकी 0.66 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? अगर नायब तहसीलदार में आते हैं तो वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 0.25 उसका नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर नायब तहसीलदार में मेरे पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि मैं गेस थोड़े ज्यादा ले सकता हूं, क्योंकि वहां पे सिर्फ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हर 3 क्वेश्चन जो मैं गलत करता हूं, उसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन सही कर देता हूं, तब भी मेरे पास नेट पॉजिटिव आता है, राइट? यानी कि अगर मैंने 4 क्वेश्चन
क्वेश्चंस में गेस लगाया, तुक्का लगाया, और उसमें एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया, 3 मेरे गलत हो गए, तब भी मेरे को नेट पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन अगर मैं हिमाचल के एचपीएस की बात करूं, वहां पर अगर आप 4 क्वेश्चंस में गेस लगाते हो, एक क्वेश्चन सही हो रहा है, 3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो वहां पे नेट जीरो है, वहां पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है आपको, राइट। और अगर इसी तरीके से वहां पर थोड़े से नेगेटिव क्वेश्चंस अगर ज्यादा हो गए, तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जिन पेपर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि मल्टीपल रीडिंग करेंगे। और जिन क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी हमें फ्री दिया गया है, थोड़ा सा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है या उससे कम नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पर हम 2 रीडिंग में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। तीसरी चीज होती है कट ऑफ का ट्रेंड। पिछले सालों में इस एग्जाम के अंदर कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, कितनी कट ऑफ जाती है, और वो कट ऑफ का अगर आपको ट्रेंड मिल जाता है तो आपको एक सेफ स्कोर पता चल जाता है कि जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में जो एचपीएस का एग्जाम है, तो वहां हमें पता है कि पिछले सालों के अंदर जो पेपर्स हुए हैं, कट ऑफ काफी फ्लक्चुएट करती है, 115 से लेकर के 100 तक के बीच में कट ऑफ जो है वो वेरी कर जाती है, ठीक है। और ये कट ऑफ का अगर आप ट्रेंड देख लो, तो आपको पता है कि हर साल जब आप पेपर दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 120 मार्क्स अगर लेके आते हो, तब आप बिल्कुल सिक्योर रहोगे, सेफ रहोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी कट ऑफ की। तो वो कट ऑफ का एक स्कोर भी हमारे माइंड में रहना चाहिए पहले ही, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोगों को एग्जाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए कि कितना उस एग्जाम का टाइम है, कितने क्वेश्चन है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्या कट ऑफ है। ये चीज हमारे माइंड में पहले सेट होनी चाहिए, ताकि हम डिसाइड करके जाएं एग्जाम में कि हम 2 रीडिंग फॉलो करेंगे, 3 रीडिंग फॉलो करेंगे। क्लियर। अब ये 2 रीडिंग 3 रीडिंग है क्या, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूं। पहली 2 रीडिंग्स सेम है दोनों ही स्टेप्स में, और थर्ड रीडिंग यहां पर एक एक्स्ट्रा आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग के अंदर एक बहुत सिंपल चीज हम करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन 100 जितने भी क्वेश्चन है वहां तक हम जाते हैं। क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ने के साथ साथ ये सारी चीजें आप मार्क करते हुए चलेगा। क्वेश्चंस को सबको रीड करना है ध्यान से। रीड करने के साथ साथ आपके हाथ में कोई पेन या पेंसिल होना चाहिए। पेंसिल मैं प्रेफर करूंगा, पेन की जगह पहले आप पेंसिल यूज करिए, पेंसिल लेके पेपर में बैठिए, ठीक है। क्योंकि जो ओएमआर शीट आपको मार्क करनी है, वो आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना होता है वहां पर, राइट। तो ओएमआर जब हम भरेंगे, तब तो वहां पर हम ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे। लेकिन जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर को पढ़ रहे हैं, तो हाथ में एक पेंसिल रहनी जरूरी है, ठीक है। और उस पेंसिल का फायदा भी है कि उस पेंसिल से अगर आप चाहें तो ओएमआर में अपने सर्कल को आप हल्का सा मार्क कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आपका फाइनल हो गया कि मुझे यही आंसर देना है, तो उस पे ब्लैक पेन से आप मार्क कर दो, पूरा डार्क कर दो उसको, राइट। पेंसिल से ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि पेंसिल से ही आपने मार्क कर दिया और छोड़ दिया उसको, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करना है, तो पेंसिल का यूज करो। पहली रीडिंग में सारे क्वेश्चंस को रीड किया हमने, पेंसिल को यूज करते हुए उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर आपको पहली रीडिंग में पता चल गया कि इसका आंसर एबीसीडी क्या होने वाला है, राइट। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड नाउ यू आर 100% श्योर कि मुझे आंसर पता चल गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम पहली रीडिंग में ध्यान रखना है अटेम्प्ट कर देते हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चन जिसमें आपकी श्योरिटी 100% है। आप कहोगे सर मेरी तो श्योरिटी किसी क्वेश्चन में 100% नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। अब जैसे मैं आपको नायब तहसीलदार का यहाँ पेपर दिखाऊंगा, उस पेपर में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसको आप पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि यस, ये 100% अथॉरिटी से मैं मार्क कर सकता हूँ। ये जो 100% अथॉरिटी वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें आप यू आर डेड श्योर कि ये इसका आंसर यही है, मुझे पता है, उसको तुरंत आप ओएमआर में अटेम्प्ट कर दोगे। ओएमआर में उसको पेंसिल से मार्क कर दोगे कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है। बाद में मिटा सकते हो उसको, बाद में मिटा सकते हो ना, इसीलिए पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो पेंसिल से उसको मार्क कर दो वहां पर, ठीक है। दूसरा इसी रीडिंग में हम तीसरा काम क्या करने वाले हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें मेरे को दो ऑप्शन के बीच में डाउट है, या 3 ऑप्शन के बीच में डाउट है, या फिर हिमाचल में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं एचपीएस के अंदर। नायब तहसीलदार के अंदर तो नहीं आते हैं ज्यादा। जो एचपीएस का प्रीलिम्स होता है उसमें आपके मैच के क्वेश्चन होते हैं, अरेंज करने के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, कई बार आपको श्योर नहीं होता कि कौन सा मेरा ऑर्डर सही है या कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। तो उसमें 50% 70% डाउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मार्क कर दो। ये सारा काम हम पहली रीडिंग में कर रहे हैं। पहली रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें आपका काफी समय भी लगने वाला है। अगर 2 घंटे का पेपर है, तो आप मान के चलिए कि 1 आवर
30 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स आपकी इसी पहली रीडिंग में जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं आपको। जैसे आपने अटेम्प्ट किए 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस, उसको ओएमआर में भी मार्क कर दिया है, और उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आप एक पर्टिकुलर साइन लगा दी। जैसे मान लिया आपने टिक लगा दिया, टिक लगा दिया उस क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको पता है कि मुझे दोबारा आके इस क्वेश्चन को देखना नहीं है, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में 50-70% डाउट है, उसको मैंने ओएमआर में मार्क अभी नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उसको मार्क कर दिया है कि इसका आंसर मुझे ये लगता है, ये और इस बी और सी ऑप्शन के बीच में मुझे कंफ्यूजन है, या सी और डी ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है, और इसको मैं लगा दूंगा स्टार। क्वेश्चन के ऊपर मैंने इस पे स्टार लगा दिया है, ठीक है। फिर इसी रीडिंग में, क्योंकि मैं 1 to 100 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका मुझे जीरो आइडिया है। होता है ना, करंट अफेयर का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता हो ना होता हो मुझे नहीं पता, कि क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आपको पहले आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रांगली मेरे प्रिपेयर नहीं है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, तो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, खासतौर पर जो मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है, वो मेरा काफी वीक रहता है कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, लेकिन मुझे पता है कि मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो मैं वहां देखूंगा, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस मेरे को आते होंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो मुझे नहीं आते होंगे 100% श्योरिटी के साथ। और उन क्वेश्चंस में मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मुझे कट ऑफ क्लियर करने के लिए 100 में से 80 या 90 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे 100 क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। तो ये जीरो आइडिया वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके वीक सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, या फिर आपको आता है वो सब्जेक्ट, आपने वो चीज पढ़ी है, लेकिन वहां पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता नहीं है, वो आपको बिल्कुल तुक्के वाली बात लग रही है। आपसे किसी क्वेश्चन में आर्टिकल पूछ लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता है कि जो पावर की बात की जा रही है, प्रोविजन की बात की जा रही है, क्या प्रोविजन है, लेकिन आर्टिकल का नंबर आपको याद नहीं है, तो उसमें आपको कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में खुलेआम, फिर तो कोई स्ट्रेटजी का जो है इसमें फर्स्ट रीडिंग का यूज नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को 100% जिनको पता है उनको मार्क कर दीजिए, जिसमें नहीं भी पता है मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जो जीरो आइडिया वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें यू हैव नो श्योरिटी, 0% आइडिया है क्वेश्चन का, उसको भी मार्क कर दो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, इसी रीडिंग में उस पे लगा दिया मैंने बड़ा सा क्रॉस। ये है मेरी पहली रीडिंग। पहली रीडिंग में हुआ क्या है, पहली रीडिंग के बाद आई हैव अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चन जिसमें मुझे 100% श्योरिटी था, आई हैव मार्क्ड दोस क्वेश्चन जिसमें मुझे कुछ डाउट था, और मैंने वो क्वेश्चन भी मार्क कर दिए हैं जिसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अपना टाइम इस क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन क्वेश्चंस का टाइम सेव करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम सेव करना। अब आपको नायब तहसीलदार में 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। अब वहां पर भी आप 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ोगे जरूर, लेकिन वहां पे आपको जरूर 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आपको जीरो आइडिया है। अब आप सोचो कि वहां उन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट करना है, या फिर वहां से टाइम सेव करके आप इन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगाओ जो तीसरे नंबर के हैं, कि जिसमें आपका 50-70% डाउट था, वहां पे थोड़ा दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लो, शायद आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये काम मैं करता हूं फर्स्ट रीडिंग में। मुझे इस काम को करने में लगेगा अराउंड 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे के अराउंड टाइम लगेगा, अगर 2 घंटे का पेपर है। अब जो लास्ट के मेरे 30 मिनट्स बचे, उस 30 मिनट्स में मुझे दोनों रीडिंग करनी है, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड रीडिंग में क्या होगा, सेकंड रीडिंग में मैं सिर्फ जो हमारे 50-70% डाउट वाले क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, और ये क्वेश्चंस का नंबर सबसे ज्यादा रहेगा फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बताऊं, जब भी आप पहली रीडिंग फिनिश करते हो, मैंने अपने बहुत करियर में मैंने अपना जो पिछला अटेम्प्ट का टाइम बिताया है, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स को अटेम्प्ट किया है, और उनको क्लियर भी किया है, ठीक है। और वहां पर मैंने एक चीज देखी है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग कर लेते हो, आफ्टर फर्स्ट रीडिंग सबसे कम जो पोर्शन होता है क्वेश्चंस का जिसका आप को बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो होता है, ठीक है। जीरो आइडिया वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे कम होते हैं। उसके बाद आपने जो 100% श्योरिटी के साथ मार्क किए हैं क्वेश्चन, उनका नंबर आता है। अब ये भी जानते हैं हम कि 100% श्योरिटी के साथ मैंने तो मार्क किए हैं, लेकिन उसमें भी यार एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम बहुत सारा ज्ञान लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम 100% श्योर जो रहेंगे क्वेश्चन में, उसमें भी गलती का स्कोप रहता है। मैं मान के चलता हूं कि 90% एक्यूरेसी रेशियो यहाँ पर भी रहेगा, कि आपने 10 क्वेश्चन अगर 100% एक्यूरेसी के साथ समझ के किए हैं, तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर इसका मतलब तो फिर 100% श्योरिटी थी ही नहीं ना, कभी प्रेपरेशन में गलती रहेगी। तो यहाँ पर 100% श्योरिटी के क्वेश्चन जो रहेंगे वो उसका नंबर रहेगा। सबसे ज्यादा नंबर उन क्वेश्चंस का रहता है जिसमें आपको डाउट है, जो आपको 50-70% वाले क्वेश्चन थे, इनका नंबर काफी ज्यादा रहता है। मैंने देखा है कई बार तो ये 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के अंदर,
40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मेरे को डाउट है, ठीक है। अब 40 से 50 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना है और आपके पास समय कितना बचा है, अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 मिनट 40 मिनट बचे हैं। और यहां पर यूज होता है हमारी आईक्यू का, थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स का। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है या 1/3 है, तो मुझे ध्यान से अपनी अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि मैंने 100% श्योरिटी के साथ मान लीजिए सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे को काफी अच्छा गेस था कि 90% मेरे को श्योरिटी, 100% मेरे को श्योरिटी है, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब लेकिन मुझे अटेम्प्ट को लेकर जाना है 80 क्वेश्चंस तक, 85 क्वेश्चंस तक। अगर एचपीएस का पेपर है तो मेरे हिसाब से 80 की अटेम्प्ट बहुत अच्छी अटेम्प्ट है, 80 की अटेम्प्ट बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। अगर नायब तहसीलदार का पेपर है तो वहां पर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करनी होती है, वहां पर आपको 100 तक अटेम्प्ट लेकर जानी जो है उसमें कोई बुरी बात नहीं, 100 तक आप अटेम्प्ट लेकर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है, इस चीज का कि मेरी 40 to 50 क्वेश्चन जिसमें मेरा डाउट था, इन क्वेश्चंस में से मैं कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। ये ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। मैं सारे क्वेश्चंस को 4 के बैच में अटेम्प्ट करूंगा, यानी कि मैं 4 के बैच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं। और उसमें मैं ये ध्यान रखने वाला हूं कि एक क्वेश्चन जिसमें मेरा डाउट काफी स्ट्रांग है, जिसमें मुझे पता है कि यार इन्हीं दो ऑप्शंस के बीच में आंसर होगा, उसको मैं मार्क करता हूं। और उसके साथ में 3 क्वेश्चन ऐसे मार्क करता हूं जिसमें आई एम नॉट रियली श्योर, 40-50% का मेरा डाउट है। और वहां से मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता है तब भी मेरे को नेट पॉजिटिव मिलेगा, या मेरा एक भी क्वेश्चन सही हो जाता है बाकी 3 गलत हो जाते हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे, मेरा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग में अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रीडिंग में फाइनली हम सिर्फ अपने जो ओएमआर है उस ओएमआर को फिल करने का काम करते हैं बहुत केयरफुली। अगर आप सिर्फ नायब तहसीलदार का पेपर जैसे अगर दे रहे हो, 2 रीडिंग का ही सिर्फ पेपर कर रहे हो, तो आप सेकंड रीडिंग में ही साथ साथ जो जो डाउट वाले क्वेश्चन आप मार्क करते जा रहे हो उनको ओएमआर में भी साथ में साथ मार्क करते जाओगे। अब ये सारा प्रोसेस आपको एक बार पढ़ने में सुनने में लगेगा कि क्या गणित बता रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होते हैं क्या। मैं आपको ये पेपर अटेम्प्ट करके दिखाता हूं जो हमारे हिमाचल का नायब तहसीलदार का पेपर है। सबसे पहले पेपर में जब आप बैठते हो तो ये इंस्ट्रक्शन जो दिए गए ना, ये एग्जामिनर ने आपका समय वेस्ट करने के लिए नहीं दिए। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ो। इन चीजों में क्या ध्यान से पढ़ना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इस पेपर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए आपको ऑलरेडी पता है, नोटिफिकेशन में शायद लिखा हुआ था, पैटर्न में शायद लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी यहां से कंफर्मेशन की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर कितनी दी जा रही है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर है तो वो नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, आपने इसको भी श्योर कर लिया। ऐसा ना हो कि आप पेपर देकर बाहर निकल रहे हो तब आपको पता चल रहा है कि यार नेगेटिव मार्किंग तो मैं 1/4 सोच रहा था लेकिन ये 1/3 है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल आप अवेयर एस्पिरेंट की तरह वहां बैठोगे, एक बार नजर मारोगे इस पूरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर। उसके बाद आप देखोगे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, आपका सेट कौन सा है। वो सेट आप बहुत केयरफुली अपनी जो अटेंडेंस शीट होगी, आपकी जो परफॉर्मा फिल करवाते हैं वहां पर आप फिल करोगे। सारे काम करने के बाद जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, अब क्या करना है, आपको स्टार्ट करनी है अपनी पहली रीडिंग, ठीक है जी। अब पहली रीडिंग में हम हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को जो मुझे क्वेश्चन में कीवर्ड्स लग रहे हैं उसको हाईलाइट करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द 73rd, ये इसी तरीके से आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, ठीक है। हमने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई, मैंने पेंसिल से मार्क भी लगा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर में मार्क लगा सकते हो, लिख नहीं सकते कुछ। ये एक बात बोली जाती है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, तो आपको साथ में रफ शीट्स भी मिलती हैं, क्वेश्चन पेपर के पीछे रफ शीट्स भी होती हैं। अगर आप चाहते हो तो वहां पर कुछ लिखना है, कुछ बनाना है, वहां बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस के ऊपर मार्क लगाना में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1/3 सीट्स फॉर विमेन आर रिजर्व्ड इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल। अब ये करने का फायदा क्या है, ये करने का फायदा ये है दोस्तों कि जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना और इसी तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाओगे, आप की आदत बन जाएगी क्वेश्चंस में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनको मार्क कैसे करते हैं। बहुत फायदा आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, आपका बहुत सारा टाइम जो है सेव होगा इससे, ठीक है। तो इन द आपको पता चल गया कि 73rd अमेंडमेंट की बात हो रही है, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, किस आर्टिकल में की गई ये आपसे पूछा जा रहा है। अब मान लो कि मेरे को ये पहला क्वेश्चन जो है मुझे इसका है जीरो आइडिया, मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, मैं दोबारा सेकंड रीडिंग में आऊंगा जब, तो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यार आर्टिकल का नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है वो कैसे दिया गया, 243A, 243B, 243C, 243D। मुझे तो यही पता था कि 243 आर्टिकल है, अब मुझे ABCD का कोई आइडिया नहीं है। अब मैं यहां पर अगर गैस मारूंगा तो ये सिर्फ मेरा अंधा गैस होगा, अंधा गैस मुझे नहीं मारना है।
अंधा गैस मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया। आई विल नॉट कम अगेन टू दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इलेक्टोरल कोलाज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, मैं खुश, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है कि यस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये चीज मैं तो पढ़कर आया हूं। इलेक्टोरल कोलाज जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे। कभी भी जल्दबाजी में आके आंसर मार्क नहीं करना, पहले चारों ऑप्शन पढ़ने हैं फिर ही मार्क करना है, चाहे आपको ए ऑप्शन में ही लग गया हो कि ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट की जो असेंबलीज होती है उनके सारे मेंबर्स। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मुझे पता चल गया कि यस ये चीज तो मैं मिस कर रहा था, इलेक्टेड मेंबर्स की यहां पर बात हो रही है। फिर आगे ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आई एम डेड श्योर। अब मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया टिक, डबल टिक, डबल टिक का मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने 100% श्योरिटी के साथ मार्क कर दिया है फर्स्ट रीडिंग में, और इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन मैं ओएमआर में भी अभी तुरंत मार्क कर दूंगा पेंसिल से कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर 30। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो इतना समय लग रहा है, ऐसे इतना समय नहीं लगेगा, अभी आपका 2 मिनट भी नहीं हुए हैं 2 क्वेश्चन करने में, और इसको तो पढ़ते ही मैं आगे बढ़ गया था, ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लगाया अभी। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब मान लो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में मैं बी और सी दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा स्टार, स्टार, और जो मेरे बी और सी हैं इन दोनों में है मैं लगा दूंगा स्टार कि मुझे इन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन था। फाइनल में जब मेरे पास 5 10 30 मिनट बचे होंगे लास्ट में, तो मैं भगवान का नाम लेकर भी अगर लगाऊंगा तो मैं इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन लगा के आने वाला हूं, ठीक है। और मैं दोबारा सेकंड रीडिंग में आके इन क्वेश्चंस को ही स्टडी करूंगा। सेकंड रीडिंग में ना मैं ये क्वेश्चन देखूंगा, सेकंड रीडिंग में ना मैं ये क्वेश्चन देखूंगा, मैं सिर्फ ये स्टार्ड क्वेश्चंस देखूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों कि हमारे एचपी के पेपर्स में, चाहे वो नायब तहसीलदार हो या फिर हमारा एचपीएस का पेपर हो, जो क्वेश्चंस की ग्रुपिंग होती है, 5 क्वेश्चंस की ग्रुपिंग करके हम पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक पेज के ऊपर यहां पर आप देखोगे 5 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन का पेपर होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके फिर 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पेपर के ऊपर। तो हम हर बैच में हर एक पेज को जब हमने सॉल्व कर लिया, तो इस पेज के ऊपर जितने भी हमारे फर्स्ट रीडिंग वाले क्वेश्चंस थे वो तो हमने ऑलरेडी ओएमआर में मार्क कर दिए, और जितने भी हमारे डाउट वाले क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जिसके ऊपर हम दोबारा आएंगे, दोबारा उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम पेज वाइज सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले पेज के ऊपर हमारे 2 थे 3 थे, तो हम वहां से जो मैंने आपको बताया ना कि 4 के बैच में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें एक सही करना है तो 3 गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप वो 4 क्वेश्चंस के बैच में पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ते हो। क्लियर? अब ये भी ग्रुपिंग में होता है कि अब जैसे यहां पर देखिए सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस अभी आ गए हैं पहले 5, राइट। इसके बाद 6 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी के आ जाएंगे, इसके बाद 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेकिन पेपर स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, और मैं डिमोटिवेट नहीं हो जाऊंगा वहां पहला पेपर देख के कि अरे यार इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को सारे क्वेश्चन क्या करने पड़ रहे हैं, क्रॉस करने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉस करने पड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के क्वेश्चन जो है वो ईजी आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, उसका पूरा वेट करके तसल्ली से पेपर देना है, राइट। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन है क्या, इजी क्वेश्चन है। हु गिव्स अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे पहले से पता है आर्टिकल 110 बोल रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो मनी बिल क्या होता है वही डिसाइड करेगा। मैंने फोर्थ को डबल टिक किया, डी ऑप्शन को मैंने ओएमआर में मार्क कर दिया, ठीक है जी। फिफ्थ, विद इन विच टाइम पीरियड ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट्स, ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट लेड डाउन बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर होता है 6 वीक्स, 6 हफ्ते के 6 वीक्स के अंदर ये काम करना होता है। इसको मैंने डबल मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये जितने टिक वाले क्वेश्चंस है ना, इसको करने के बाद मैंने पेपर के नीचे लिख दिया है कि मैंने 3 क्वेश्चंस कर दिए हैं, मैंने 2 क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ दिए हैं या फिर उनको पे डाउट है, और एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ये ऑप्शनल है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाद में एनालिसिस करने के काम आता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मार्क क्वेश्चन पे कर दोगे तो वो सबसे बेटर है, ठीक है। इसके बाद जैसे से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ता जाऊंगा, उनको सॉल्व करता जाऊंगा। यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने देख लिए, थोड़ी हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे ये है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास इन द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग।
जॉन लॉरेंस, लॉर्ड रिपॉन, लॉर्ड डफरिन। आंसर इसका लॉर्ड रिपॉन है। लेकिन मान लो कि मेरे को कंफ्यूजन है बिटवीन लॉर्ड रिपॉन एंड लॉर्ड डफरिन, तो मैंने वही काम किया, मैंने इसको मार्क किया स्टार, मैंने इन दो ऑप्शंस को मार्क किया। अब मैं दोबारा जब आऊंगा सेकंड रीडिंग में तो मैं यही क्वेश्चंस को देखने वाला हूं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको भी स्टार मार्क कर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क करोगे क्योंकि आप पहली बार में श्योर हो ही नहीं पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर मॉक टेस्ट देना ही है, अगर क्या देना ही पड़ेगा ना, अगर प्रीलिम्स में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे नायब हो चाहे आपका एचपीएस हो, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट में इस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ये तरीका ऐसा नहीं है कि सीधा पेपर में जाके आप T20 खेल रहे हो। वर्ल्ड कप का मैचेस होते हैं, उससे पहले रिहर्सल होता है, उससे पहले आपको प्रैक्टिस मैच मिलते हैं, और उस प्रैक्टिस मैच में आपकी टीम को पूरा फ्रीडम होता है कि आप अपने अच्छे प्लेयर्स को पूरी प्रैक्टिस करवा लो वहां पे। तो आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है पूरी इसी प्रोसेस की, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, अब देखो ये डज नॉट वॉट जो है, इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त नॉट दिख रहा है, इनकरेक्ट करेक्ट दिख रहा है, इसको तुरंत मार्क कर लो, ये चीज दिमाग से नहीं हटनी चाहिए। हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्रिटिक किसने नहीं किया है? भंडारकर जी, नौरोजी जी, आरसी दत्त या सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर इसका भंडारकर जी है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े हुए थे, इकोनॉमी से उनका कोई खास रिलेशन नहीं था। मुझे क्वेश्चन लेकिन नहीं आता था, मैंने इसको क्रॉस मार्क कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ो, जब तक आप लास्ट में पहुंचोगे। जब आप लास्ट क्वेश्चन एंड में पहुंच गए हो, मान लो आपने 120वां क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। 120वां क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आंसर इसका है शाहिद खकान अब्बासी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, अभी तो इमरान खान है, लेकिन उस समय शाहिद खकान अब्बासी वाज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस समय पेपर लिया गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को मार्क कर दिया, मैंने इसको टिक लगा दिया, मुझे दोबारा इस पर नहीं आना है। मैंने जब वापस पूरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तब मैंने ऊपर जाकर देखा कि यार इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने स्टार मारा हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने दो ऑप्शंस में हाईलाइट कर रखा है। तब जाकर के मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मेरा ऑलरेडी मार्किंग होगा कि यूनेस्को है, किसने इंटेंशंस लीव करने की बोली है यूनेस्को को, और मैं सीधा देखूंगा लीव यूनेस्को, यूएसए इजराइल, सीरिया ईरान, यूएसए इजराइल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आंसर यहां पे यूएसए इजराइल लगा देता हूं। इसका आंसर मैंने क्योंकि मार्क कर दिया है, तब मैं इस स्टार को भी टिक कर दूंगा, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैंने कितने क्वेश्चंस को दोबारा जाकर के अटेम्प्ट किया था, ओएमआर में आंसर कर दिया था, ठीक है। तो मैंने इसको भी टिक लगा दिया यहां पर। और इस टिक के पीछे मुझे अब 3 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट करने हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला 4 का बैच होगा, ताकि मेरे को कैलकुलेशन में आसानी रहे। अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूं या एक क्वेश्चन सही करता हूं, तो मेरे 3 क्वेश्चन का मुझे लीवे मिल जाता है कि मैं इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ मार्किंग करके आ सकता हूं, गेस वर्क थोड़ा करके आ सकता हूं, एजुकेटेड गेस लेकर आ सकता हूं। मेरे को नेगेटिव मार्किंग तभी भारी पड़ेगी अगर मेरे ये चारों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चारों क्वेश्चन गलत हो जाने के चांसेस काफी कम होंगे। इतनी तो अच्छी आपको प्रिपरेशन लगभग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कितनी अटेम्प्ट करनी है, मुझे ये अटेम्प्ट कहां तक लेकर जानी है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन कट ऑफ। अब अगर मैं बात करूं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एचपीएस की बात कर लेते हैं। एचपीएस प्री में जो हम जाते हैं, तो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल मिल रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए। उन 100 क्वेश्चंस में से कट ऑफ आपकी चली जाती है 100, 110, 105, 114, इतनी कट ऑफ आपकी चली जाती है। आपको क्या चाहिए? सेफ रहना है, हमें क्लोज नहीं खेलना है। हमें कितना जाना है? हमें 120 या 120 से ऊपर मार्क्स चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे 60 प्लस क्वेश्चंस को इफेक्टिवली करेक्ट करना है। इसका मतलब है कि मेरी फर्स्ट रीडिंग में जो 100% श्योरिटी के साथ मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, वो 30 to 40 के बीच में होने चाहिए। और सेकंड रीडिंग में जो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, यानी कि वो क्वेश्चंस जिसमें मुझे डाउट था, उन क्वेश्चंस का नंबर भी मुझे रखना है 40 के अराउंड, ताकि मेरी जो टोटल अटेम्प्ट है वो 70 to 80 तो कम से कम पहुंचे। कम से कम पहुंचना है 70 to 80 अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि मुझे 120 मार्क्स चाहिए, मुझे 60 क्वेश्चन से ऊपर करेक्ट चाहिए। और अगर मेरे 62, 63, 64, 65, 65 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं, तो इसका मतलब मुझे 130 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी तो होंगे, उन गलत क्वेश्चंस का भी तो मुझे लीवे लेकर चलना है ना। तो मेरे पास 15 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये 15 मार्क्स। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मेरे अगर गलत हो जाते हैं, तो मेरे को 8 मार्क्स नेगेटिव मिलते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली 15 से 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चन मिल गया कि ये क्वेश्चन मेरे गलत भी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर 15 से 20 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, तो ऑटोमेटिकली मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो मेरे को 80 तक की अटेम्प्ट यहां पर लेकर जानी है। और इसका मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं क्रॉस मार सकता हूं, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं अटेम्प्ट ना भी करूं तो चलेगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने एचपीएस के प्रीलिम्स 2 बार अटेम्प्ट किए हैं, दोनों बार उनको क्लियर किया है। और उस टाइम पर
बुरा मत मानना, हिमाचल जीके जो है वो मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और इस वजह से हिमाचल जीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए। आपको पता है कि 24 से 25 क्वेश्चंस आते हैं हिमाचल जीके के, 1/4 पेपर। और अगर आप हिमाचल के 3 या 4 ही क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता था, इसका मतलब कि मैं अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस मैं सिर्फ 75 से 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर रहा हूं। मेरे के पास 75 से 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने के लिए हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं मेरे लिए। 20 क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करते पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने हिमाचल जीके को उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने फिर भी इन 75-80 क्वेश्चन में भी कट ऑफ को क्लियर कर लिया। कैसे क्लियर कर लिया? क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला फॉलो किया। मैंने पहली बार अपने 75 से 80 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 100% मार्क करके उनको सिरे किया, साइड किया मैंने, और 1 घंटा मैंने इसमें लगा दिया। बाकी बचा हुआ 1 घंटा मैंने सिर्फ ये ढूंढने में लगाया कि मैं कौन से चुन चुन के क्वेश्चन करूंगा जिससे मेरा नेट पॉजिटिव जो है वो बढ़ता जाए और मेरी अटेम्प्ट जो है वो 80 क्वेश्चंस तक पहुंच जाए। अगर मैं नायब तहसीलदार की बात करूं, नायब तहसीलदार में कट ऑफ आपकी काफी ज्यादा जाती है। आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन का एक ही मार्क रहता है। यहां पर आपको अटेम्प्ट जो है 100 तक लेकर जानी पड़ती है, 100 तक। अगर आपका पेपर आपको इजी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने पहली रीडिंग में जो क्वेश्चंस मेरे 100% श्योरिटी के साथ मुझे आते हैं, यार ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सर ने कहा था 30-40, यहां तो मैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस मुझे 100% श्योरिटी के साथ आते हैं, तब तो भाई इसका मतलब है कि 100 मतलब 50 नंबर तो आप ऑलरेडी ले रहे हो, राइट। अब बाकी बचे हुए जो आपके क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, उन 70 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहां पर आपको 50 नंबर और चाहिए बस 70 में से, तो 20 क्वेश्चन का अब भी आपके पास लीवे है, उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल सिरे से हटा सकते हो, खारिज कर सकते हो, राइट। तो ये प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। और मैं बता रहा हूं, समझने में, सुनने में आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। कई लोग आप में सोच रहे होंगे कि इतनी गणित करने की क्या जरूरत है यार, प्रीलिम्स का पेपर देना है मुझे, तो प्रीलिम्स का पेपर जाओ, क्वेश्चन आता है आंसर करो, नहीं आता मत आंसर करो। नहीं तो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी गेस है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तुक्का मार दो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जितने भी एस्पिरेंट्स आप देखोगे प्रीलिम्स का पेपर जो दे रहे हैं, लगातार उसको क्रैक कर रहे हैं और अच्छे मार्जिन से क्रैक कर रहे हैं, वो ऐसे ही जाके पेपर में बैठ नहीं जाते। वो मॉक टेस्ट देते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट कहने के लिए दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में उनका पूरा एनालिसिस होता है। मेरे को कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चंस मैंने 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व कर लिए, उन क्वेश्चंस में से अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो कितनी मिस्टेक होती है। अगर मैं 100% श्योरिटी के साथ मॉक टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन करके आता हूं और उसमें से 20 सही होते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा ना यार कि मेरी 100% श्योरिटी 100% श्योरिटी नहीं है। मेरी 100% श्योरिटी का मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा उसमें भी गलतियां करता हूं, तो मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो। इतना बड़ा ये जो पेपर है आपका नायब तहसीलदार का 2018 का, ये पेपर बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, ये पेपर इजी पेपर है। इसीलिए कट ऑफ भी इस पेपर की काफी अच्छी चली गई थी। और इस पेपर में जो करंट अफेयर्स आया, फॉर एग्जांपल आप देखिए, सीधा सीधा अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ही सारा करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया था। और अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स अगर आप प्रिपेयर करके गए हो, तो ये जो करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन है ना, ये 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हु हैज बीन चोजन फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट, उसी साल की बात हो रही है, पिछले साल किसको इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया है? मनमोहन सिंह इसका आंसर है। काफी न्यूज में था, आपने जरूर पढ़ा होता ही। ठीक है, सीधा इसको मार्क किया कि इसका आंसर है, इसको मार्क किया, डन। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन जब आपके टिक लग जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो जीएस के स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, आपकी साइंस के क्वेश्चंस हैं, आपकी जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारा लीवे मिल जाता है स्टैटिक के अंदर। ठीक है, एचपी के जो जीके के क्वेश्चंस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपी जी के क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, विच रीजन ऑफ एचपी इज फुल एज फेस्टिवल मेनली एसोसिएटेड? भरमौर, भरमौर, किन्नौर, सिरमौर, सपरून। अब यहां पर आप देखो कि जब भी आपको क्वेश्चंस को मार्क करते जा रहे हो, आपका या तो टिक है, या तो आपको आता नहीं है क्वेश्चन, या फिर उस क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट है। और ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपकी सेकंड और थर्ड रीडिंग में सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस पेपर के ऊपर किस तरीके से हमें अपना जो है गणित वो लगाना है, किस तरीके से हमें रीडिंग करनी है पेपर की, कैसे हम फर्स्ट रीडिंग में सारे क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर देंगे 3 कैटेगरीज के अंदर। 100% श्योरिटी, उसको दोबारा नहीं देखना है पेपर में। सेकंड, जिसमें मेरे को डाउट है, 2 ऑप्शन के बीच में, 3 ऑप्शन के बीच में, उसके ऊपर मैं आकर सेकंड रीडिंग में दोबारा समय दूंगा। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मुझे पता है कि शायद ये क्वेश्चन पे मैं अपना 1-2 मिनट लगा दूंगा, फिर भी मेरा आंसर जो है वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं आएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को हटा दूंगा सिरे से। ठीक है, उसको क्रॉस लगाऊंगा, मैं उस क्वेश्चन में दोबारा नहीं आऊंगा। ये क्रॉस वाले क्वेश्चन ध्यान रखना है 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस लगाते जा रहे हो कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोबारा जाकर के प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करो, रिविजन और अच्छे तरीके से करो, तब जाके पेपर में बैठो।
हो। लेकिन जब प्रिपरेशन अच्छी है, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट को इसी टेक्निक से सॉल्व किया है और उसके एनालिसिस करके मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कितने क्वेश्चंस को पहली रीडिंग में, कितने क्वेश्चंस को सेकंड रीडिंग में अटेम्प्ट करता हूं, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रहे हो प्रीलिम्स में। आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से जाके बैठोगे प्रीलिम्स में, क्योंकि ऑलरेडी यू आर श्योर कि मेरे को इस क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से इसको फोड़ना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यही मेरे छोटे से टिटबिट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था प्रीलिम्स पेपर को अटेम्प्ट करने को लेकर के। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा होगा। अगर इस वीडियो को फॉलो करना है, सिर्फ सुन के बैठ नहीं जाना है, मॉक टेस्ट देने हैं, नायब का पेपर आ रहा है, एचपीएस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एचपीएस का प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है, मॉक टेस्ट अभी से आप दो, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट देते जाओ। हर मॉक टेस्ट में, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे फुल लेंथ हो, आप ये टेक्निक फॉलो करो और मेरी गारंटी है इससे आपको फायदा होगा। अगर आप 10 मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट में ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे से कोई फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ दो, मत टेक्निक फॉलो करो। समझ लो कि एक बैड एडवाइस मैंने आपको दी थी, लेकिन अगर आपको ये फायदा होगा, अगर आपको महसूस हुआ कि इससे मेरे को फायदा हो रहा है, मैं काफी कंफर्टेबल हूं क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, मैं काफी कंफर्टेबल हूं अपनी अटेम्प्ट को ऑप्टिमाइज करने में, जस्टिफाई करने में, तब जाकर के आप दुआएं दोगे मुझे और आपकी दुआओं से मैं सबसे ज्यादा खुश होने वाला हूं अगर आपको इससे फायदा होता है तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्रिपरेशन से जुड़ी कोई भी क्वेरीज, कोई भी कंफ्यूजन आपको अगर है तो hello@edutap इस पे मेल ड्रॉप करिए। आपके लिए एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स को स्टडी कर चुकी है, क्रैक कर चुके हैं, वो आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, सो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।